नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। गुजरात में पटेल आरक्षण के बवाल में जो हुआ है वह एक आश्चर्यजनक पहेली है। इसने कई सियासी सवाल खड़े किए हैं। फालतू की बहस है कि हार्दिक पटेल के पीछे कौन है। अपना मानना है कि हार्दिक पटेल और पटेल समुदाय पूरी तरह भाजपाई है। हार्दिक पटेल ने अपने को बाल ठाकरे से प्रभावित बताया। गुजरात में कांग्रेस का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि पटेल आक्रामक तौर पर भाजपा से जुड़ा था। पटेल समुदाय को नरेंद्र मोदी ने कायदे से हैंडल किया था। नरेंद्र मोदी ने अपने बाद आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया तो उनकी प्रशासनिक इमेज के साथ पटेल होने का भी एंगल था। बावजूद इसके पटेल आज बागी है तो वजह आनंदीबेन है। प्रशासक और नेता दोनों की कसौटी पर आनंदीबेन फेल है। इसलिए सवाल है कि आगे अब क्या। आनंदीबेन पटेल क्या अपने समाज को खुश कर सकती है? हार्दिक पटेल के करिश्मे का गुब्बारा क्या वे फोड़ सकती है? आसार उल्टे हैं। महारैली के बाद धरने पर बैठे हार्दिक पटेल को हिरासत में लेने और पुलिस से लाठियां चलवाने की जो कार्रवाई हुई उसका अर्थ आनंदीबेन की सियासी नासमझी है। उनसे संकट नहीं संभलना है। क्या दिल्ली से नरेंद्र मोदी और अमित शाह संकट संभालेंगे? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के सफाए के बाद कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी देश के स्तर पर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। तभी कांग्रेस के आला नेताओं में आप को लेकर चिंता है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को खबरों के चैनल पर मिल रही जगह से भी कांग्रेस चिंता में है। कांग्रेस नेता इस बात से नाराज हैं कि अखिल भारतीय महत्व के विषयों पर आपके नेताओं को क्यों बुलाया जाता है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर राजद, जदयू, सपा, डीएमके, अकाली दल या किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता को नहीं बुलाया जाता है, तो आपके नेताओं को क्यों बुलाया जाता है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस टीवी की ऐसी बहसों का बहिष्कार कर सकती है जिसमें दिल्ली से बाहर के मुद्दों पर आपके प्रवक्ताओं को बुलाया जाएगा। इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आम आदमी पार्टी पर सोच समझकर बोलने को कहा गया है। पिछले दिनों कैप्टन ने कहा था कि पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला कांग्रेस और आप का होगा। इससे पार्टी के नेता नाराज हुए हैं। उनका कहना है कि आप हाशिए पर की पार्टी है। इस तरह से बयान देने से वो लड़ाई में आएगी जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस में हर जगह आपकी अनदेखी करने की रणनीति बनी है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दोनों मीडिया को लेकर बेहद संवेदनशील हो गए हैं। पार्टी और सरकार दोनों जगह खबरों पर नजर रखने का सिस्टम बना है। साथ ही सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता नेगेटिव खबरों को लेकर चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि विपक्ष के आरोपों और नेगेटिव खबरों के कारण आम लोगों में सरकार की छवि बिगड़ रही है। उस पर किसान विरोधी, सैनिक विरोधी, उद्योगपति समर्थक आदि होने के टैग लग रहे हैं। तभी सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर इसे रोकने की कोशिश तेज हो गई है। पिछले दिनों तमिलनाडु के एक तमिल भाषी चैनल साथियम टीवी ने प्रधानमंत्री के बारे में नेगेटिव खबर दिखाई तो उसे सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से चेतावनी का नोटिस जारी किया गया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। खबरों को मॉनिटर करने और रियल टाइम में रिपोर्ट करने का सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है जो सरकार या पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नेताओं को एक लंबा चौड़ा नोट भेजा है जिसमें बताया गया है कि वे कैसे नेगेटिव खबरों से बच सकते हैं। इसमें सलाह दी गई है कि वे बहस को सही दिशा में कैसे मोड़ें, रिसर्च करके कैसे तैयारी करें, संपादकों के संपर्क में रहें और सोशल मीडिया में मजबूत पकड़ बनाएं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल से ही पार्टी चलाना चाहते हैं। पूरी तरह से पार्टी की कमान लेने में वे अब भी हिचक रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनको पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला टल रहा है। पिछले दिनों तय किया गया था कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में बैठना शुरू करेंगे और पार्टी नेताओं से वहीं पर मेल मुलाकात करेंगे, लेकिन वो मामला भी टल गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि वे देश भर में घूमकर पद यात्रा करेंगे और संगठन में अपने हिसाब से फैसले कराएंगे, संसदीय कामकाज में भी दखल देंगे, लेकिन कमान अपने हाथ में नहीं लेंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि इसी महीने होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में
संगठन के पदों में आरक्षण बढ़ाने का फैसला होगा। ये राहुल गांधी का प्रस्ताव है। वे चाहते हैं कि AICC के 50% पद SC, ST और OBC के लिए आरक्षित किया जाए। उनका ये प्रस्ताव मान लिए जाने की संभावना है। इन पदों के लिए लोग भी उन्होंने पहले से ही तय करके रखे हैं। बताया जा रहा है कि वे अभी पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर ही काम करते रहना चाहते हैं। तभी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ही अभी अध्यक्ष रहेंगी। एक बदलाव ये हो सकता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 5 से घटाकर 3 साल कर दिया जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव से ऐन पहले राहुल की ताजपोशी हो सके। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के पुराने नेताओं की बड़ी जीत होगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन में कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमें सेवा, करुणा और त्याग की शक्ति का एहसास कराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये खुशी की बात है कि ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि भारत को इस बात पर गर्व है कि इस धरती से गौतम बुद्ध ने दुनिया को बौद्ध धर्म का सिद्धांत दिया। बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते और विचारों पर चले बिना ये शताब्दी एशिया की शताब्दी नहीं बन सकती और ये शताब्दी एशिया के नाम रहने वाली है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने आश्वस्त किया था कि धन सामग्री हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। बुद्ध ने बड़े भूभाग पर कब्जे की होड़ में असहिष्णु होकर निर्दोष लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा को समाज के लिए अस्वीकार्य बताया था। जनता परिवार की मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के पहले लालू नीतीश के महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से 2 और 5 सीटों के प्रस्ताव मिलने से अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने खुद को अपमानित महसूस किया, इसीलिए कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हुए बिहार में अपने बलबूते पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ झा ने आज अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रघुनाथ झा ने कहा कि राजद में उनके और उनके समर्थकों की हो रही लगातार उपेक्षा के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से हुई है और वो अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि रघुनाथ झा लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी और विश्वास पात्र रहे हैं। झा लालू राबड़ी मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक सीक्रेट चिट्ठी भेजी है। उन्होंने ये चिट्ठी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त के राजदूत अब्दुल बासित के जरिए भिजवाई है। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक इस चिट्ठी को लेकर हुर्रियत और गिलानी के 3 विश्वास पात्र लोग पिछले दिनों पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिले थे और इस मुलाकात में ही उन्होंने ये चिट्ठी उन्हें सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में गिलानी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भारत के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर कोई रास्ता तलाशने की अपील की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया है कि बासित के माध्यम से गिलानी का एक पत्र नवाज शरीफ को भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की अगुवाई करने वाले अधिकारी ने इस प्रोजेक्ट के 1 साल पूरे होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 1980 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी विजय लक्ष्मी जोशी ने निजी कारणों को वजह बताते हुए स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है। विजय लक्ष्मी जोशी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव के रूप में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हुई थी और उनका सेवा कार्यकाल अभी 3 वर्ष और बचा हुआ था। हालांकि माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की धीमी प्रोग्रेस से केंद्र सरकार नाखुश थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। गुजरात का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीन है, इसलिए वे पटेल आरक्षण आंदोलन को बेकाबू नहीं होने दे सकते। ओबीसी और पटेलों में झगड़ा बने या पटेल चक्का जाम करे, यह सब राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए खतरनाक होगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने जिस अंदाज में पटेल आरक्षण आंदोलन को हैंडल किए, उसे लेकर कई सवाल उठे हैं। अहमदाबाद में हुई रैली की तैयारी 1 महीने से हो रही थी। उससे पहले सूरत, महसाणा आदि इलाकों में हार्दिक पटेल
बड़ी रैलियां कर चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते इस बारे में विचार नहीं किया। पटेल नेताओं को बुलाकर बात नहीं की, अपनी तरफ से पहल करके मामले को अहमदाबाद पहुंचने से पहले रोकने की कवायद नहीं हुई। उसके बाद भी जब अहमदाबाद में रैली हुई और हार्दिक पटेल धरने पर बैठे तो बातचीत के बजाय पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस कार्यवाही में 9 लोग मारे गए, जिसमें से एक श्वेतांग पटेल की मौत के मामले में तो हाई कोर्ट ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच का निर्देश दिया है। जाहिर है कि इस आंदोलन के बारे में शुरू से ही गंभीरता नहीं बरती गई है। पटेल समाज के लोग अपने समाज की मुख्यमंत्री होने के कारण इस उम्मीद में रहे होंगे कि उनकी बात गंभीरता से सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे मुख्यमंत्री ने 2 टूक अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का फैसला सुनाया हुआ है, इसलिए सरकार पटेलों को आरक्षण नहीं दे सकती है। इसके उलट उत्तर प्रदेश में जाट नेता अजीत सिंह ने जाटों को आरक्षण दिलाने का आंदोलन छेड़ा था, तो महाराष्ट्र में मराठ नेता शरद पवार ने केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार में रहते मराठों को आरक्षण दिलवाया था। भले अदालत ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन जाट और मराठा नेताओं ने कानूनी पहलुओं की परवाह किए बिना अपने समुदाय को आरक्षण दिलवाया। पटेल आंदोलनकारियों को इस बात का इल्म है कि जाट और मराठा आंदोलन में क्या हुआ है, इसलिए हार्दिक पटेल ने बार बार कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे एक आतंकवादी के मामले में विचार कर सकता है, तो लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के सवाल पर क्यों नहीं कर सकता है। यानी वे मामले के अदालत में जाने से चिंतित नहीं हैं। तो कई जानकार मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को आरक्षण दे देना चाहिए था, आगे उस पर अपने आप अदालती रोक लग जाती। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है, इसमें अन्य पिछड़ी जातियों के नाराज होने का खतरा है। इससे कांग्रेस को अपने पुराने खाम समीकरण को जिंदा करने का मौका मिलेगा। वह पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, क्षत्रियों और आदिवासियों को गोलबंद करने में कामयाब हो जाती। भाजपा नेता मान रहे हैं कि पटेल हर हाल में उसके वोटर हैं, वे कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें आरक्षण देकर भाजपा के साथ जुड़ी दूसरी पिछड़ी जातियों को नाराज करना ठीक नहीं होगा। आनंदीबेन पटेल का फैसला इस सोच में हुआ दिखता है, लेकिन अगर यही सोच थी तब भी आंदोलन को कायदे से हैंडल करना चाहिए था। आंदोलन से पहले और बाद में भी राज्य सरकार इसे काबू करने में विफल रही। आखिरकार प्रधानमंत्री को टेलीविजन पर आकर अपील करनी पड़ी और जमीनी स्तर पर अमित शाह को प्रबंधन करना पड़ा। गुजरात की ताकत से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश चला रहे हैं, इसलिए वे वहां पार्टी को कमजोर होते नहीं देख सकते। इस कमजोरी का तात्कालिक असर बिहार में भी हो सकता है, इसलिए अंततः इन्हीं दोनों नेताओं को इस मामले को सुलझाना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गुजरात के हालातों पर चर्चा करेंगे। गुजरात में आरक्षण का बवाल केंद्र की आरक्षण नीति पर भी सवाल है। जाट मराठा के आरक्षण का कांग्रेस, भाजपा और मोदी सरकार ने समर्थन किया हुआ है। उस नाते पटेलों के आरक्षण की मांग जायज है, तभी आनंदीबेन अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, गुजरात में पटेलों के आरक्षण आंदोलन के बाद जो माहौल है, जो राजनीति है, उसमें क्या संभव है कि भाजपा हाईकमान आनंदीबेन पटेल पर ही पूरा मामला, पूरी जिम्मेवारी सौंपे रखे और वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये सारा आंदोलन आनंदीबेन को लेकर हो रहा है। मुझे क्या लगता है कि पटेल समुदाय जो गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको जिस प्रकार से पिछले 3 टर्म में 12 साल से नरेंद्र मोदी ने संभाल कर रखा था, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको आनंदीबेन के इर्द गिर्द दायरे तक सीमित करके रखना नहीं, लेकिन आपने खुद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने संभाले रखा, मतलब बतौर मुख्यमंत्री उनका रोल था। ये बतौर मुख्यमंत्री वो नहीं संभाल पाई और एकदम अचानक ऐसा विस्फोट हुआ, तो ये उनके मैनेजमेंट का, उनकी लीडरशिप पे सवाल तो खड़ा करता है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने पटेल समुदाय को अपने साथ जोड़े रखा, हाँ। और उनके दिल्ली आने के बाद से जिस तरह का एक संवाद उनके साथ रहना चाहिए था, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, उसमें कमी आने के कारण उनको सड़क पर उतरना पड़ा है। हाँ। तो मुझे क्या लगता है कि बहुत जल्द, और शायद इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में उसकी तरफ इशारा किया है कि कुछ ऐसे प्रबुद्ध और ऐसे लोगों के सहयोग से उस आंदोलन पर नियंत्रण पाया गया है, काबू कर लिया गया है। इस
इसका अर्थ ये है कि जो चैनल पटेल समुदाय के साथ संवाद के लिए नरेंद्र मोदी ने रखे हुए थे, उनमें जहां जो कमी आई उसको दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी उसको फिर से स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि कुल मिला के गुजरात का ये जो बवाल है, क्योंकि मांग जो है आरक्षण वाली वो तो एकदम खत्म नहीं हो सकती है, तो वो नहीं खत्म हो सकती, तो इसका मतलब दिल्ली से ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन्हीं को संभालना पड़ेगा वहां। देखिए, जब किसी प्रकार से संवादहीनता के कारण पिछले 1.5 साल में पटेल समुदाय में कोई नाराजगी आई है और वो किसी भी कारण से आई हो, उसमें जो कमी बनी उसको अगर पाटने के लिए फिर से नरेंद्र मोदी को संवाद स्थापित करना पड़ता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ठीक है, लेकिन इस संवाद के साथ में उस मांग का क्या होगा जो कि आरक्षण वाली मांग है, जो बहुत ही बुनियादी और जो कि बिल्कुल एक पहेली जैसी मांग है, जिसको समाधान संभव ही नहीं है। देखिए, पहले भी जैसे मैंने कहा कि जितनी देर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये मांग उनकी पहले भी थी, लेकिन उस पूरे समुदाय को जो बहुत ही प्रभावशाली है राजनीतिक तौर पर भी, उसको साथ लेकर उन्होंने वहां पर 12 साल तक राज किया है। तो मुझे लगता है कि उस मांग के बारे में भी कहीं ना कहीं कोई संवादहीनता के कारण ये एकदम उबाल की तरह उठकर एक आंदोलन खड़ा हुआ है। आपके अनुसार केंद्र सरकार क्या सचमुच में ये विचार कर सकती है कि जाट, मराठा इनके आरक्षण के साथ पटेल को भी क्लब कर लिया जाए? मैं समझता हूँ यहाँ भी जाना अभी जल्दबाजी होगी। मुझे क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सारे मामले में जो एक ये चिंगारी की तरह फूटा, उसको पहले किसी न किसी बैक चैनल से संवाद के जरिए उसको थोड़ा संभालेंगे, और बाकी जो मांग है उसके बारे में फिर बाद में भी विचार करेंगे, क्योंकि तुरंत अभी इस मांग के बारे में भी कोई हल नहीं निकल सकता है। नहीं, आपके अनुसार ये क्या कुछ और तत्व, भले वो संघ के हो, भले बीजेपी के हो, भले आप पार्टी को, कुछ और भी गुजरात में कुछ और भी ऐसी कुछ ताकतें हो सकती है क्या जिन्होंने किया हो? और एक दूसरी बात, नरेंद्र मोदी का जब इतना फोकस गुजरात पे रहता है तो उनको इंटेलिजेंस खबर और ये सब की ऐसा बवाल हो रहा है, ये फीडबैक कैसे नहीं हुई? देखिए, पहली बात के मामले में तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। शुरू में जो हार्दिक पटेल ने अपने भाषण में चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया और नीतीश का नाम लिया, तो सब लोगों को लगा ये तो गया विरोधी खेमे में, लेकिन बाद में भी कुछ लोगों का कहना था कि वो केजरीवाल के साथ भी आंदोलन में था, लेकिन जब उन्होंने बाल ठाकरे का और राज ठाकरे का नाम लिया तो फट से नीतीश भी पीछे हट गए और केजरीवाल भी पीछे हट गए। तो इसका अर्थ यह है कि हार्दिक पटेल की पीछे की बैकग्राउंड अभी तक कोई जानता नहीं, तौर पर नहीं है। और बुनियादी तौर पर जो, क्योंकि पटेल भाजपा के कोर रहे हैं गुजरात में, इसलिए उनका उन्हीं का माना जाए। जो गैर भाजपाई पार्टियां बहुत खुश हो रही थी कि हार्दिक पटेल उनकी झोली में आकर गिरा, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया है। अब सवाल यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली जब आ गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनका मैकेनिज्म था इनसे संवाद का, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आने के कारण उसमें ज्यादा ये कि जो इंटेलिजेंस की, भाई गुजरात में क्या हो रहा है, नीचे जमीन पे क्या पक रहा है, ये फीडबैक तो दोनों को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री राज्यों के जो ये फीडबैक की बात आप कर रहे हैं इंटेलिजेंस, भाई वो तो होम स्टेट है, वहां अगर जमीन खिसक जाती तो कुछ नहीं है फिर। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री है तो वो हर राज्य की स्थिति के बारे में उस प्रकार से मिनट टू मिनट जानकारी नहीं रख पाता, क्योंकि इतनी व्यस्तता के चलते प्रधानमंत्री को और भी बहुत काम करने। इस सब में फिर बतौर मुख्यमंत्री आनंदीबेन तो कहीं रोल में नजर ही नहीं आती। सबको, उनको तो हर तरह से पटेल भी बाईपास कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री वो भी अपनी तरफ से अपनी चैनल से कर रहे हैं, तो फिर तो कहीं नहीं है वो। देखिए, और ऐसे नेतृत्व को कहां से क्या करेंगे, ये चुनाव तक कैसे ले जाएंगे? अभी तक हार्दिक पटेल ने भी आनंदीबेन के विरोध में व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं है, ये तो राजनीतिक मैनेजमेंट को ही तो लेके सवाल है बुनियादी। तो इसका अर्थ यही है कि जो मैंने शुरू में कहा कि पटेल समुदाय में कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार के साथ संवादहीनता हो गई पिछले 1.5 साल में, जिसके कारण ये एक चीज उभरकर सामने आई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो संवादहीनता को समाप्त करने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करनी थी, और उन्होंने की है। और उनकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि उनको विश्वास है कि वो इस सारी स्थिति को फिर से संभाल पाएंगे। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।